आज स्टार्ट करते हैं बेटा टैली का नेक्स्ट वीडियो। आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपना पेड कैश टू अशोक 5000 रुपीज। अशोक को भुगतान किया, मतलब ये कि अशोक से हमने पैसा लिया था उसको हमने दिया। अब ये ट्रांजेक्शन कैसा होगा पढ़ते हैं। अब यहां पर जो पैसा पाने वाला है, मतलब जो व्यक्ति जिसको पैसा मिला है वो अशोक है। एक तो अशोक का अकाउंट है जो प्रभावित होगा, और चूंकि नगद भुगतान किया जा रहा है तो ये कैश अकाउंट होगा जो प्रभावित होगा। अशोक व्यक्ति का नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, और कैश अकाउंट चूंकि संपत्ति है इसलिए ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब दोनों के अनुसार देख लेते हैं नियम क्या है, इसके तहत हम समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के अनुसार डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो अशोक यहां पर पाने वाला है तो सीधी सी बात है वो डेबिट होगा। और रियल अकाउंट के अनुसार बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। चूंकि कैश यहां पर जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। इसको इस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं बेटा। चलते हैं आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। अशोक को 5000 रुपए भुगतान किया, 5000 रुपए भुगतान किया। पेड कैश टू अशोक 5000 रुपए। यहां पर एक तो हो जाएगा अशोक अकाउंट जैसा हमने अभी पढ़ा, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। चूंकि ये नाम है इसलिए आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, और ये संपत्ति इसलिए रियल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट के अनुसार पाने वाले को डेबिट करेंगे तो अशोक यहां पे डेबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाने वाले को डेबिट करो देने वाले को क्रेडिट करो, तो पाने वाला अशोक है, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे जो व्यापार में वस्तु आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। तो अशोक को हमने दिया, पैसा बाहर गया तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 रुपीज। ठीक है, ये चीज है। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि इसमें ये जो रूल होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये रूल्स अगर याद है तो बहुत आसानी हो जाती है। रूल्स आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। पेड रेंट ऑफ शॉप 1000 रुपीज। दुकान का किराया दिया 1000, दुकान का किराया दिया। अब ये सब जो मैं बता रहा हूं ये लेन देन है, इसको भी टैली में आगे इसको एंट्री की जाती है। पहले इस तरह से समझ लीजिए कैसे करना है। देखो बच्चों यहां पर दिया है कि ये चूंकि रेंट है मतलब भाड़ा, तो ये रेंट अकाउंट होगा। और दूसरा प्रभावित होने वाला अकाउंट कैश अकाउंट होगा। भाई पैसा गया है ना, क्योंकि यहां कैश पे किया जा रहा है, चुकता किया जा रहा है। चूंकि रेंट हम दे रहे हैं तो वो एक प्रकार का व्यय या खर्चा है, इसलिए रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। और चूंकि कैश एक प्रकार की संपत्ति है तो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब इसको भी समझेंगे। दिया है, आप लोग पढ़ लेना। देखो ये क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। और व्यय वही अर्थ बताया गया है, व्यय हानियों को डेबिट करो और आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। तो रेंट यहां पर डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि रेंट क्या है, व्यय है।
और रियल अकाउंट के अनुसार बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ क्योंकि जा रहा है, तो इसको इस तरह से लगाएंगे। प्रैक्टिकल में देख लेते हैं हम। अब यहां पर दुकान का किराया दिया है 1000, ठीक है। तो इसमें एक रेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। और रेंट पता ही है ये खर्चा है, इसलिए नॉमिनल के अंतर्गत आएगा, और ये संपत्ति है तो रियल के अंतर्गत। रेंट नॉमिनल के अंतर्गत आएगा, और नॉमिनल का रूल क्या है, व्यय एवं हानि को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। चूंकि ये रेंट व्यय है, खर्चा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये तो पता ही है रियल का, ठीक है। व्यापार में आने वाले वस्तु को डेबिट करो तथा व्यापार से जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करो। तो यहां पे रेंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर बेटा नया ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखते हैं। बैंक में खाता खोला और 10,000 रुपए नगद जमा किया। ओपन एन अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिटेड कैश। अब यहां पे पहला तो हो जाएगा बेटा बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जब भी, याद रखना, जब भी चेक के द्वारा पेमेंट किया या चेक मिला या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट किया या डिमांड ड्राफ्ट आपको प्राप्त हुआ, ऐसी किसी परिस्थिति में जब भी बैंक का नाम आता है किसी बहाने से लेन देन में, तो वहां पर बैंक अकाउंट बनता ही बनता है, ये दिमाग में रखना। तो यहां पे बेटा एक हो जाए बैंक अकाउंट, दूसरा चूंकि कैश जमा किया हम तो कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब ये दो खाते हो गए, उनका प्रकार क्या है, प्रकार हो जाएगा बेटा बैंक है तो बैंक आता है पर्सनल के अंतर्गत, पहले मैंने बता दिया था। तो यहां पर जाएगा पर्सनल अकाउंट, और दूसरा कैश रियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हमें जानना है कि बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। तो इसके लिए हम इसके रूल्स को समझेंगे पर्सनल अकाउंट के, ठीक है, और रियल अकाउंट के रूल को समझेंगे। अब यहां पे पर्सनल अकाउंट का रूल बोला है कि पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। तो बैंक पा रहा है या दे रहा है, तो यहां पे दिया है कि बैंक में खाता खोला, 10,000 रुपए जमा किया, तो हमने बैंक को पैसा दिया ना, जमा किया, तो यहां पे पाने वाला बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैश चूंकि व्यापार से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट के अनुसार यही कहता है ना कि जो व्यापार में आए जो वस्तु तो उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से बाहर जाए तो उसे क्रेडिट करो। यहां क्या हो जाएगा बेटा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। बैंक से 3,000 रुपए नगद निकाला, ठीक है। तो मैंने बोला था बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि किसी भी लेन देन में बैंक अगर जिक्र भी आ जाता है कि नहीं बैंक है, बैंक से लेना देना है, तो वहां बैंक अकाउंट बनता है, जिसमें पहले वीडियो में बताया है। दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि उससे पैसा निकाला है। बैंक हमेशा की तरह पर्सनल अकाउंट में आएगा और कैश हमेशा की तरह रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेबिट क्रेडिट करना है तो यहां पे पाने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे बैंक से पैसे निकाल रहे हैं हम, है ना बेटा, बैंक से क्या कर रहे हैं, पैसे हम निकाल रहे हैं। तो बैंक देने वाला हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैश, जैसा कि यहां पे दिया है कि व्यापार में आने वाले वस्तु को डेबिट करो तथा व्यापार से जाने वाले वस्तु को क्रेडिट करो। तो यहां पे क्या है कि ये कैश जो है हमारे व्यापार में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपए, ठीक है। बहुत से बच्चे जो हो सकता है कि जो कोई वीडियोस देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वो अगर लगातार वीडियोस नहीं देखते हैं शुरू से तो उनको बहुत सारी वीडियोस नहीं समझ में आएंगी। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाला वीडियोस देखें
तब जाके ये सब ट्रांजेक्शन समझ में आएगा उन्हें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब यहां पर बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ध्यान समझना, ये सारे ट्रांजेक्शन मैं अलग अलग टाइप का बता रहा हूं, क्योंकि जब आप जॉब करोगे या अपना खुद का धंधा करोगे तो इन लेन देन से आपका पाला पड़ेगा। इस प्रकार के लेन देन होते हैं, आपको भी समझ में आएगा, आपने किया भी होगा। लेकिन टैली में उसी चीज को पहले बेसिक लेवल पे कैसे समझा जाता है ये समझा रहा हूं, और इसके बाद में टैली में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहां पे दिया है कि मनोज से 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज। अब चूंकि मनोज से हमने खरीदा है, एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम दिया रहता है जिससे हम सामान खरीदते हैं या गुड्स खरीदते हैं, जैसे यहां पे दिया है मनोज, ठीक है, यहां पे मनोज नाम दिया है। अब जब भी या मनोज नाम हो या किसी संस्था का नाम हो या किसी दुकान का नाम हो जिससे हम सामान मतलब गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि जब किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दिया गया है जिससे हम गुड्स अर्थात माल खरीद रहे हैं तो उसे उधार माना जाता है। ठीक बेटा, उसे उधार माना जाता है। ये जब आप पढ़ते हो तो इसको ये मान के चलना पड़ता है कि हम उधार ले रहे हैं अगर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दिया है तो, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। तो जब हम गुड्स खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, जब उधार किसी से खरीदेंगे तो उस व्यक्ति के नाम का खाता तो जरूर बनाएंगे। भाई नॉर्मली दुकान में भी देखते हो, धंधा में भी देखते हो, आप बिजनेस में भी देखते हो कि भाई वो नोट तो करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ इससे हमने उधार खरीदा है, इसको हमें देना है, तो उसका नाम खाता बनाएंगे ना अपने बुक में। वैसे ही बेटा यहां पे आपका हो जाएगा एक मनोज अकाउंट। और दूसरा चूंकि ये दिमाग में रखना कि एक चीज और बता रहा हूं कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, गुड्स मतलब माल खरीदते हैं, तो वहां पर परचेज अकाउंट जरूर बनता है। खरीदना मतलब परचेज करना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वहां पे परचेज अकाउंट जरूर बनता है। ओके, तो यहां पर आपका 2 अकाउंट बन जाएगा, आपका 2 अकाउंट बेटा बन जाएगा। पहला मनोज अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। ठीक है, अब मनोज चूंकि नाम है इसलिए आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, पर ये पर्सनल अकाउंट बोलता है ना कि मेरे अंतर्गत वो ही खाते आएंगे जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित हो। ठीक, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट आएगा। नॉमिनल क्यों बोलता है कि परचेज मेरे अंतर्गत आएगा, क्योंकि नॉमिनल बोलता है व्यय, हानि, आय और लाभ से संबंधित जितने भी खाते हैं, अकाउंट हैं, वो मेरे अंतर्गत आएगा, है ना। तो यहां पे आ जाएगा परचेज अकाउंट। अब दोनों का रूल क्या है, पर्सनल बोलता है पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। तो मनोज चूंकि यहां पे देने वाला है, मनोज से हमने खरीदा है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। इसको अभी लिखते हैं आगे। और नीचे क्या ये दिया है, नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि व्यय एवं हानि को डेबिट करो तथा आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। अब यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये हमारा व्यय है। अरे भाई जब हम कुछ गुड्स वगैरह खरीदेंगे, माल वगैरह खरीदते हैं तो हमारा व्यय ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि परचेज अकाउंट व्यय के अंतर्गत आता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू मनोज अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपीज। ठीक है, अब काफी सारे ट्रांजेक्शन आज हो गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जो जो मैंने बताया बेटा। ठीक है, और याद रखना वीडियोस से पढ़ने का मतलब क्या होता है।
कि आप कई बार उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, बार बार आप ऐसा देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन आप टीचर से बार बार नहीं पूछ सकते, है ना। इसलिए वीडियोस बनाया जाता है। तो आप दिमाग में रखना, अच्छे से इसको पढ़ना और सुनना, बार बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ठीक है। आगे चलते हैं। आज की सीख क्या है बच्चों? देखो यहां पे लिखा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष, परेशानी, कष्ट, बेइज्जती, अपयश, असफलता, धोखा होने पर भी अपने पथ पर डटे रहते हैं, अर्थात अडिग रहते हैं। अब ये इतना ज्यादा किसके पास हो सकता है दम, जो इतनी ज्यादा परेशानियां होने पर भी अपने पथ पर डटे रहते हैं? तो आप अपने अगल बगल या उन महापुरुषों को देख सकते हो, या अपने गांव गिराव में, अपने शहर में देख सकते हो कि जो आज टॉप लेवल पे जॉब कर रहा है या धंधा कर रहा है, जो आज सफल है, जो व्यक्ति आज सफल है, तो उसने जरूर संघर्ष किया होगा, परेशानी सही होगी, कष्ट सहा होगा, बेइज्जती सही होगी, अपयश सहा होगा, असफलता सहा होगा, धोखा सहा होगा। यह दिमाग में रखना। लेकिन फिर भी अपने रास्ते पर डटा रहा तो आज सफल रहेगा। यह दिमाग में रखना बेटा। तो जो इन सब चीजों से भागता है वो कभी सफल नहीं हो पाता, यह दिमाग में रखना। दुख और परेशानियों रूपी कॉलेज में जो पढ़ता है, पढ़ के बड़ा होता है, वो ज्यादा समझदार होता है, ठीक है। तो आज की सीख समझ लेना। चलो आगे चलते हैं। यहां पे ये जो शब्द है बेटा, सफलता और असफलता, ये दोनों का मायने बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं।